क्वेरी थी आपकी पूजा? वो लास्ट में 4th पॉइंट था ना, हाँ। तो वो टाइम पे आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ तो ये 4th पॉइंट है, देखो जरा पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है सामने। All material related party transaction excess of 10% of act of listed एक्ट मतलब unless एनुअल prior कंसोलिडेटेड टर्नओवर। अच्छा okay unless prior approval of shareholders is obtained. Listed entity holding listed company shareholder approval not required. Unlisted subsidiary of listed subsidiary unlisted should not take approval. Only listed subsidiary shareholder approval is sufficient. Exception: transaction under IBC plan disclosed to stock exchange. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ आया? फिर कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो लिस्टेड कंपनी की 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर से ज्यादा है वो नहीं कर सकते जब तक शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ना ले लियो। हाँ। अब अगर आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी है तो आपको अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ। और अगर आप अपनी अनलिस्टेड है लिस्टेड तो सब्सिडरी की सब्सिडरी से कर रहे हो तो अनलिस्टेड सब्सिडरी के शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए, लिस्टेड सब्सिडरी के नहीं शेयर होल्डर चाहिए। की सफिशिएंट होगी ओके डन। ना। चलो 5th पॉइंट पे आ जाओ। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब है एक्सेप्शन कि कहाँ कहाँ पे ये प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल है। बोलो नितिन बोलो। हाँ मैं बोल ना, एक मिनट ना, 5th पढ़ना है ना। हाँ 5th. The provision of sub-regulation 2, 3 and 4 shall not be applicable in following cases. Transactions entered into between two government companies. Transactions entered into between a holding and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with the holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. C. Transactions entered into between two wholly owned subsidiary companies of the of the listed holding company, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. Explanation: for the purpose of clause A, government company as defined in subsection 45 of section 2 of the Companies Act 2013. ठीक है, पहले ये देखो कि ये जो एग्जाम्पशन है, सुनो ना 5वें में ये एग्जाम्पशन क्लॉज है, सिर्फ 2, 3, 4 से एग्जाम्पशन है तो 1 से एग्जाम्पशन नहीं है। तो 1 क्या था, पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनाने से एग्जाम्पशन नहीं है। 2 था कि ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए, 3 था ओमनिबस अप्रूवल और चौथा था शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। ये नहीं लगेगा अगर ट्रांजैक्शंस जो हैं एक्सेप्शन 5th में है एक्सेप्शन। अब ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रही है वो ध्यान देखो, राइट मूव लिमिटेड एंड राइट मूव होली ओन सब्सिडरी लिमिटेड। DRE क्या स्पेलिंग है, क्या हो गया इसको, सब्सिडियरी। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस है राइट मूव होली ओन सब्सिडरी 1 एंड राइट मूव होली ओन सब्सिडरी 2। फिर है राइट मूव गवर्नमेंट लिमिटेड एंड राइट मूव गवर्नमेंट 1 लिमिटेड एंड राइट मूव गवर्नमेंट 2 लिमिटेड। इन सिनेरियोज में अगर आपकी ट्रांजैक्शन इनके बीच में हो रही है तो आपको ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर या ओमनिबस कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। ओके। लेकिन कहीं भी इसको छोड़ के अगर नॉर्मल सब्सिडरी से हो रही है, प्रमोटर ग्रुप से हो रही है तो वो सारे प्रोविजन लगेंगे। क्लियर?
तो अगर एक लिस्टेड कंपनी अपनी सब्सिडरी को कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो उसको ऑडिट कमेटी में बोर्ड में शेयर होल्डर में रखने की जरूरत है कि नहीं है? सर वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अभी होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को सीमेंट बेच रही है, तो क्या उसको ऑडिट कमेटी, ओमनिबस अप्रूवल या शेयर होल्डर अप्रूवल लगेगी क्या? नहीं है। नहीं। अभी दो सब्सिडरी आपस में एक दूसरे को बेच रही है और दोनों ही राइट मूव लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है, नहीं है। तब भी आपको नहीं लगेगी? नहीं। अगर दो गवर्नमेंट कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की मालिक तो सबकी गवर्नमेंट ही है ना, तो सब रिलेटेड पार्टी हो गए, वही तो, बराबर, नहीं लगेगी। राइट? तो ये था पांचवा पॉइंट एक्सेप्शन का। 6 क्या है? 6 The provision of this regulation shall be applicable to all respective transactions. तो ये जब आया था रेगुलेशन तो उससे पहले की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं था, उसके बाद की ट्रांजैक्शन को ये फॉलो करना था। तो अभी आज के दिन में ये सबको एप्लीकेबल है। ओके। 7 पढ़ो पूजा। For the purpose of this regulation, all entities falling under the definition of related parties shall not vote to approve the relevant transaction, irrespective of whether the entity is a party to the particular transaction or not. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऐसा क्या लिखा है? नोट वोट टू अप्रूव द रेलिवेंट ट्रांजैक्शन। अभी अप्रूवल कहाँ लग रही है? शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हो आप? अब रिलेटेड पार्टी खुद ही शेयर होल्डर है। अच्छा। तो वो वोट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है वोट कर सकते हो, लेकिन रिजेक्ट करने के लिए कर सकते हो, अप्रूव करने के लिए नहीं कर सकते। You shall not vote to approve. You can vote to reject. बराबर, vote to yes. तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि वोट करना डिसअलाउड नहीं है, लेकिन इन फेवर में करना डिसअलाउड है। इनडायरेक्टली डिसअलाउ ही हो गया, मतलब और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया ना। अगर कोई प्रमोटर ग्रुप कंपनी ही आपके अगेंस्ट में है कि नहीं करनी चाहिए ट्रांजैक्शन, भाई बोलता है नहीं करो ये ट्रांजैक्शन, तो ना करके ट्रांजैक्शन फेल करा सकता है। हाँ। तो 6 और 7 क्या बोल रहे हैं? 6 बोल रहे हैं एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस, और 7 बोल रहे हैं ऑल रिलेटेड पार्टी shall vote but may vote but can't approve. Can't approve. So they can vote in favor of rejection. अब ये ऑल रिलेटेड पार्टी है, तो एक आदमी उस ट्रांजैक्शन में सपोज एक भाई अपना घर किराए पे दे रहा है कंपनी को, लेकिन उसके अलावा पूरी फैमिली जो है वो वोट नहीं कर पाएगी। समझे क्या? कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है केवल वही रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगी। तो ये उससे स्ट्रिक्ट है, तो लिस्टेड कंपनियों को इसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, राइट? 7th हो गया। 8 all is कोई भी पढ़ लो। मैं पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ। All existing material related party contracts or arrangements entered into prior to the date of notification of these regulations and which may continue beyond such date shall be placed for approval of the shareholders in the first general meeting subsequent to the notification of these regulations. तो इसका मतलब क्या था कि कंपनियां कर तो रही थी पहले से ट्रांजैक्शन, जब ये प्रोविजन आ गए LODR के, तो कंपनी ने पूछा हमारी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस का क्या, तो उन्होंने बोला कि जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, अगर वो मटेरियल है तो आने वाली जनरल मीटिंग में इसकी अप्रूवल कराओ।
तो 8 पॉइंट अभी हमारे को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सबने करा लिया होगा। ट्रांजिशन प्रोविजन था existing RPT, material RPT to be approved in next general meeting, right? Ninth क्या? What is ninth? कहाँ गया? Ninth पढ़ दो पूजा। The listed entity shall submit within 30 days from the date of publication of its standalone and consolidated financial results for the half year, the disclosures of related party transactions on a consolidated basis in the format specified in the relevant accounting standards for annual results to the stock exchange and publish the same on its website. Provided that a high value debt listed entity shall submit such disclosures along with its standalone financial results for the half year. देखो यहाँ पे ना तो मटेरियल वर्ड यूज किया, यहाँ पे लिखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो नाइन्थ क्या बोल रहा है? ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्क्लोज्ड on consolidated basis to stock exchange on half yearly basis within 30 days of publication of results। और साथ में बोल रहा है हाई वैल्यू डेट जो है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड जिनका डेट जो है 500 करोड़ से ज्यादा है और लिस्टेड है वो स्टॉक एक्सचेंज में, डिबेंचर लिस्ट किया उन्होंने, विल सबमिट अलोंग विद द रिजल्ट्स। क्लियर? तो यहाँ से कंप्लायंस निकल गई। लिस्टेड कंपनी को एक स्टेटमेंट हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट के 30 डेज में एक्सचेंज को देनी है। yes. और ये फॉर्मेट कौन सा है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो हमारा रिलेटेड पार्टी का जो एनेक्सर होता है पीछे बैलेंस शीट में, उस फॉर्मेट में देना है इसको और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देना है। ठीक है? तो एक बार नितिन ये सम अप कर दो लिस्टिंग रेगुलेशन, फिर हम कंपनी देख पाएंगे। कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या थी? हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक मिनट है। हाँ, अगर कोई रिसोर्स या सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें अगर प्राइस चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कभी वो सिंगल ट्रांजैक्शन हो या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो, तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। प्रोवाइडेड वो वन ऑफ द रिलेटेड पार्टी जो हमने ऊपर डिफाइन की थी उसके साथ हो रही है। हाँ, बराबर। फिर रेगुलेशन 23 में पहला क्लॉज क्या बोल रहा है? उसमें पहला बोल रहा है कि बोर्ड पॉलिसी बनाएगी मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग प्री डिफाइंड अमाउंट्स। उसमें फिर बाद में ये लिस्टेड कंपनी ऐसे याद नहीं आता। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, सुनो जी। पहला क्लॉज ये बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को रिलेटेड पार्टी पॉलिसी बनानी है और मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उसमें डिफाइन करनी है। अब मटेरियल क्या होता है? लिस्टेड कंपनी की एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का 10% जो है वो मटेरियल माना जाता है। अगर ट्रांजैक्शन ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी की है तो 5% मटेरियल माना जाएगा। और ये जो पॉलिसी है साल में 3 साल में एक बार आपको रिव्यू करनी है। क्लियर? जी। कोई डाउट है तो पूछो। मेरा डाउट में ये है, मतलब देखिए कैसा हो रहा है कि जब आप बोल रहे हैं ना, मुझे समझ आ रहा है
लेकिन जब मैं समझाने जा रहा हूँ तो मुझे समझाने नहीं आता, क्योंकि आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए बुक कौन सी है, किसके रूल रेगुलेशन कहाँ पर है? रूल रेगुलेशन ये जो पॉलिसी आप बनाओगे उसके अंदर है। बराबर। आपको सबसे पहले बोर्ड एक पॉलिसी बना रहा है जिसमें रूल रेगुलेशन सेट कर रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे अप्रूव की जाएगी। ये पॉलिसी में क्या रहेगा, रिलेटेड पार्टी से कैसे डील करना है, वो सारा प्रोसीजर रहेगा। बराबर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखो मैं आपको 2 मिनट में रिलेटेड पार्टी पॉलिसी दिखाता हूँ। अच्छा, रिलेटेड पार्टी पॉलिसी, ये लो। ये कंपनी की मैंने आपको रिलेटेड पार्टी पॉलिसी खोल दी जो बोर्ड ने बनाई है। देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसा मुझे देखनी है। दिखा? नहीं, मुझे तो ये रेगुलेशन दोबारा शेयर कर दो, दोबारा शेयर। हाँ, शेयर अभी देखो। हाँ, अभी आई। अभी आपने जो पढ़ा ये उसका प्रैक्टिकल वर्जन है। ये है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। जो बैकग्राउंड है कि सेक्शन रेगुलेशन 23 के हिसाब से पॉलिसी बनानी है। ये पॉलिसी क्या करेगी, कौन सी पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी, फिर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, रिलेटेड पार्टी कैसे असरटेन करोगे, अप्रूवल कैसे करोगे, ऑडिट कमेटी से कौन सी, बोर्ड से कौन सी, शेयर होल्डर से कौन सी, ओमनिबस अप्रूवल कैसे दोगे, फिर प्रोसीजर कैसे है अप्रूवल करने का, अगर किसी को ट्रांजैक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, फिर रिव्यू कैसे होगा, ट्रांजैक्शन कैसे कैसे रिव्यू की जाएंगी, और कौन सी जब बिना अप्रूवल के करे तो क्या होगा, अगर किसी ने बिना अप्रूवल के ट्रांजैक्शन कर ली तो क्या होगा, डिस्क्लोजर्स क्या देंगे, क्या रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, सीक्रेसी क्या प्रोविजन है, रिव्यू कब किए गए, 3 साल में एक बार करेंगे। अब आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या है, एसोसिएट कंपनी क्या है, ऑडिट कमेटी क्या है, अभी आपने पढ़ा मटेरियलिटी ट्रांजैक्शन क्या है, ये सब डिफाइन किया इन्होंने। रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं, एलओडीआर के हिसाब से कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, रिलेटिव किसे कहते हैं। ये होगी आपकी रिलेटेड पार्टी पॉलिसी पार्ट 1 जो बनती है। क्लियर? तो ये अभी इस कंटेक्स्ट में आपने पहली चीज बोली, बोर्ड टू मेक पॉलिसी, जिसमें ये सब चीजें डिफाइन करोगे। क्लियर? रेगुलेशन 23(1). सेकंड में बोला कि सब कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो वो और उसकी मॉडिफिकेशन हो वो ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। ऑडिट कमेटी करेगी। तो आप बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते क्या? नहीं। राइट? फिर उन्होंने केसेस बताए कि अगर लिस्टेड कंपनी आरपीटी कर रही है तो ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड कंपनी करेगी। अगर लिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड सब्सिडरी कर रही है लेकिन वैल्यू 10% से ज्यादा है तो भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। नहीं करेगी कब? जब 10% से कम है। अगर लिस्टेड कंपनी की लिस्टेड सब्सिडरी कर रही है तो वो खुद ही अप्रूव करेगी, उसको अपने होल्डिंग पे जाने की जरूरत नहीं। फिर लिस्टेड सब्सिडरी की अनलिस्टेड सब्सिडरी कर रही है तो भी लिस्टेड सब्सिडरी की ऑडिट कमेटी करेगी, अनलिस्टेड को करने की जरूरत नहीं। ये 2 था। ओमनिबस अप्रूवल क्या था? जब रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होती है तो ऑडिट कमेटी ब्लैंकेट अप्रूवल दे सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस थी। क्या 5 कंडीशंस थी जो पॉलिसी में क्राइटेरिया डिफाइन करे। अभी आपने जो आरपीटी देखी तो उसमें ओमनिबस अप्रूवल डिफाइन थी।
और उसमें सेकंड कंडीशन थी कि ये ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नेचर की होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी अपने आप को सेटिस्फाई करे कि ट्रांजैक्शन जरूरत है और इंटरेस्ट में है कंपनी के। अप्रूवल देते हुए टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करे कि मैं ओमनिबस अप्रूवल दे रही हूँ, लेकिन ये टर्म्स कंडीशन पे दे रही हूँ। और जिसकी आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए मैक्सिमम आप 1 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते एक ट्रांजैक्शन। फिर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करनी है ऑडिट कमेटी को, और ये अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। सर इसमें ये जो है ना, अप्रूवल बोले कि 1 साल की वैलिड रहेगी, लेकिन समझो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसका अगर 1 ईयर से ज्यादा अगर उसका टेन्योर रहेगा तो नहीं, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर 5 साल के लिए भी है तो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया 5 साल वाला वो काउंट होता है। हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल काउंट नहीं होती, वो तो सिर्फ आपको क्वार्टरली बेसिस पे रखनी है उनके आगे। अच्छा ठीक है, तो जल्दी आप 1 साल की टर्म देते हो उसके अंदर कि हम 1 साल के अंदर इसके साथ इतनी सेल करेंगे, इतनी परचेज करेंगे। तो ओमनिबस अप्रूवल में जो आप बोल रहे हो कि मल्टीपल ईयर्स वाली, वो नहीं रहती है। सर एक फोन आता पता नहीं किसका है। अभी फोर्थ पॉइंट था कि कोई भी मटेरियल ट्रांजैक्शन जो है, जो हमने पॉलिसी में लिमिट डिफाइन किया, उससे ऊपर करना है तो बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के नहीं कर सकते। और एक्सेप्शन में वही लिस्टेड सब्सिडरी और अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी की बात थी। और फिर आईबीसी प्लान की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एग्जम्पशन थी। जनरल एक्सेप्शन क्या है, ये जो रूल नहीं लगते ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर अप्रूवल या ओमनिबस वाले, जब 2 होली ओन्ड सब्सिडरी के बीच में हो रहा हो, लिस्टेड सब्सिडरी के बीच में हो रहा हो होली ओन्ड, या 2 गवर्नमेंट कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो उनको ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर अप्रूवल या ओमनिबस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ये जो ट्रांजैक्शंस जो भी रूल है वो प्रोस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस को है। पास की ट्रांजैक्शन अगर आपने इसके हिसाब से नहीं करी थी तो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट फिर उसके बाद जब भी इसके ऊपर वोटिंग होगी तो वोटिंग जो है, रिलेटेड पार्टी जो वोट करेगी वो अप्रूव करने के लिए वोट नहीं कर सकती, डिसअप्रूव करने के लिए वोट कर सकती है। फिर 8 था ट्रांजिशन प्रोविजन, कि जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल, जब ये रेगुलेशंस आए थे तो जिनकी जो भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थी उनको अपने शेयर होल्डर से अप्रूव करवानी थी आने वाली जनरल मीटिंग में, तो अभी ये नोट एप्लीकेबल है। उसके बाद अभी क्या है कि हर हाफ ईयरली में आपको रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को देना है XBRL फॉर्मेट में। ठीक है, वो आपने याद होगा, हमने जब अमेंडमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था अगर कंपनी स्टैंड लोन दे रही है तो उसको स्टैंड लोन देना है, स्टैंड लोन में कंसोलिडेटेड रिजल्ट दे रही है तो उसको कंसोलिडेटेड देना है। तो वो इस कंटेक्स्ट में था कि ये जो डिस्क्लोजर है 30 डेज ऑफ रिजल्ट्स देना है एक्सचेंज को, और हाई डेट वैल्यू जो कंपनी है वो रिजल्ट के साथ देंगी। ये क्लियर है? हाँ, अभी कंपनीज एक्ट का इसी स्टेज पे करना है कि ब्रेक लेना है? थोड़ा ब्रेक सेट में तो मेरा ब्रेन ठीक है हो जाएगा। तो ये इतना एग्जॉस्टिव है ना कि हाँ, पर कंपनीज एक्ट वाला जो है वो ऑलरेडी सेशन भी बना हुआ है, अगर देखना रहेगा बना हुआ है। तो पूरा का पूरा 189 जो है 189 कवर है। बराबर सर, मेरा वो डाउट क्लियर कर दीजिए ना। बोलो। वो शेयर होल्डर अप्रूवल है जो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या ऑर्डर रेजोल्यूशन? हाँ, तो उसके लिए निकालो आप ये अपना कंपनीज एक्ट स्पेशल आई गेस, ये लो mca.gov.in and act and rule e-book। इसमें आपका सेक्शन है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट में बाय ए रेजोल्यूशन, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगा। अच्छा, ओके ओके। पहले यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन था, उसको काट के उन्होंने रेजोल्यूशन कर दिया। ओके समझ। ठीक है, अब ये जो प्रोविजंस है ना रिलेटेड पार्टी वाले 188, ये अपने पूरे किए हुए हैं बराबर।
तो यहाँ से अगर आपको अभी वो देखना है कि कंपनी एक्ट के क्या प्रोविजन है, तो वो 188 का वीडियो पूरा इसमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो वो अपना डुप्लीकेशन हो जाएगा। बराबर। तो पूजा एक बार आप वो वीडियो देखना, अगर उसके बाद भी डाउट लगता है आपको कि कुछ चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई, तो आप मेरे से फोन पे बात करो, ठीक है। तो अभी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर लिस्टिंग रेगुलेशन और कंपनी एक्ट में, लिस्टिंग रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया और कंपनी एक्ट का ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उन दोनों को आप स्टडी करो और फिर किसी को भी डाउट हो तो मेरे से फोन पे बात करो। जी सर। हाँ, नहीं तो रिपीटिशन हो जाएगी और कुछ नहीं। जी। अभी मैं लंच के बाद वो CSR 2 का कर रहा हूँ। CSR 2, हाँ, तो शायद आपको एप्लीकेबल नहीं है, कोई कर रहा है तो मैं उसके साथ करूंगा। CSR 2 क्या है? मैं करता हूँ। अभी एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है।